इमेजिन कीजिए हम्म। एक बहुत ही डरावना सिनेरियो। कैसा सिनेरियो? मतलब एक वर्किंग महिला ने अभी अभी एक बच्चे को जन्म दिया है। वो फिजिकली रिकवर कर रही से पहले वो पर्टिकुलर फॉर्म नहीं भरा था, तो आपकी नौकरी अब जा चुकी ओह, ये तो सच में किसी बुरे सपने जैसा है। है ना? सुनने में बड़ा डरावना लगता है, लेकिन असल जिंदगी में ऐसे बुरे सपनों को हकीकत बनने से रोकने के लिए हमारे पास एक बहुत ही मजबूत ढाल है। बिल्कुल, और उसी ढाल का नाम है द मैटरनिटी बेनिफिट एक्ट 1961। सही कहा। तो चलिए शुरू करते हैं स्लाइड 2 से, यानी एप्लीकेबिलिटी। ये एक्ट लागू किन पर होता है? हाँ, सेक्शन 1 और 2। मैं इसे एक एनोलॉजी से समझाता हूँ। मान लीजिए ये एक्ट एक वीआईपी क्लब की तरह है। अच्छा, वीआईपी क्लब। हाँ, जिसकी एंट्री रूल्स बहुत क्लियर हैं। ये पूरे इंडिया में लागू होता है। इसमें 2 दरवाजे हैं। पहला है ऑलवेज एप्लीकेबल, मतलब बिना शर्त एंट्री। जैसे कि फैक्ट्रीज हो गए। हाँ, फैक्ट्रीज, माइंस यानी खदानें, प्लांटेशंस या कोई भी सरकारी एस्टैब्लिशमेंट। यहाँ तक कि जो एक्वेस्ट्रियन या एक्रोबैटिक परफॉर्मेंस वाली जगहें होती हैं, वहाँ भी ये हमेशा लागू होता है। और दूसरा दरवाजा? वो है कंडीशनल एप्लीकेबिलिटी का। ये उन दुकानों या एस्टैब्लिशमेंट्स के लिए है जहाँ पिछले 12 महीने में किसी भी दिन 10 या उससे ज्यादा लोग काम कर रहे हों। 10 लोगों वाली लिमिट। लेकिन यहाँ एक बहुत ही क्रूशियल एक्सेप्शन है। कौन सा? जिसे हम ईएसआई ओवरलैप एक्सेप्शन कहते हैं। ईएसआई मतलब एम्प्लॉय स्टेट इंश्योरेंस। एग्जैक्टली। आमतौर पर ये मैटरनिटी एक्ट उन जगहों पर लागू नहीं होता जो ईएसआई एक्ट 1948 के अंडर आते हैं। अच्छा, मतलब अगर एक बेनिफिट मिल रहा है तो दूसरा नहीं। हाँ, आप इसे डबल डिपिंग को रोकने का तरीका कह सकते हैं। हालांकि इसके कुछ अपवाद हैं जो हम आगे डिस्कस करेंगे। ओके, तो ये हो गया स्लाइड 2। अब स्लाइड 3 पे चलते हैं, जो सेक्शन 3 है, लीगल लेक्सिकन यानी कानूनी शब्दावली। ये एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट स्लाइड है, खासकर वेजेस यानी मजदूरी की डेफिनेशन। हाँ, इसमें अक्सर कंफ्यूजन होता है कि क्या इंक्लूड होगा और क्या एक्सक्लूड। बिल्कुल, देखिए वेजेस में बेसिक सैलरी के साथ डीए यानी महंगाई भत्ता, एचआरए और जो इंसेंटिव बोनस होता है वो सब शामिल होता है। अच्छा, और एक्सक्लूड क्या होता है? मतलब क्या मेरा ओवरटाइम भी जुड़ेगा? नहीं, यही कैच है, ओवरटाइम इसमें नहीं जुड़ता। अरे क्यों? क्योंकि वेजेस का पर्पस एक फिक्स्ड बेसलाइन तय करना है। इसके अलावा फाइन, पीएफ या पेंशन का कंट्रीब्यूशन और ग्रेचुइटी को भी वेजेस से बाहर रखा गया है। मेक सेंस। और इसी स्लाइड में 2 और बहुत इंपॉर्टेंट डेफिनेशंस हैं। हाँ, एक है कमिश्निंग मदर, जो अपनी एग यूज करके सरोगेसी के जरिए बच्चा पैदा करती हैं। है ना? सही कहा। और दूसरी डेफिनेशन है मिसकैरेज की। हाँ, इसमें तो 26वें हफ्ते वाला रूल है ना? हाँ, 26वें हफ्ते से पहले। लेकिन एग्जाम के लिए जो सबसे जरूरी पॉइंट है वो ये है कि जो मिसकैरेज इंडियन पीनल कोड के अंडर पनिशेबल है। मतलब जहां कोई क्रिमिनल ऑफेंस हो। एग्जैक्टली, वो इस एक्ट के तहत मिसकैरेज में कवर नहीं होता। ये बहुत बारीक डिटेल है। वाओ, ये तो सच में एमसीक्यू में फंसा सकता है। एनीवे, अब आते हैं स्लाइड 4 पर, जो सेक्शंस 4 और 5 कवर करती है, यानी कोर एंटाइटलमेंट्स और पाबंदियां। हाँ, बेसलाइन एलिजिबिलिटी। हाँ, तो मेरा एक सवाल है, अगर किसी महिला ने किसी कंपनी में सिर्फ 1 महीना काम किया है और वो प्रेग्नेंट है, तो क्या उसे ये बेनिफिट मिलेगा? नहीं, बिल्कुल नहीं मिलेगा। क्यों? क्योंकि रूल कहता है कि पिछले 12 महीनों में कम से कम 80 दिन काम करना जरूरी है। 80 दिन? हाँ, लगभग 3 महीने, ताकि एक जेन्युइन एम्प्लॉयर एम्प्लॉई रिलेशनशिप साबित हो सके। लेकिन मुझे याद आ रहा है सोर्स मटेरियल में एक बहुत स्पेसिफिक एक्सेप्शन दिया था। असम वाला एक्सेप्शन। हाँ, असम में इमिग्रेट करने वाली और प्रेग्नेंट औरतों पे ये 80 दिन वाला रूल लागू नहीं होता है। बिल्कुल, क्योंकि वहाँ चाय बागानों में काम करने वाली महिलाएं अक्सर दूर से आती हैं और सीजनल काम होता है, तो कानून ने उन्हें ये रियायत दी है। क्या बात है। अब सेक्शन 4 के एब्सोल्यूट प्रोहिबिशन की बात करते हैं। ये बहुत सख्त नियम है। डिलीवरी या मिसकैरेज के ठीक बाद के 6 हफ्ते तक, हाँ, 6 हफ्ते तक औरत का किसी भी एस्टैब्लिशमेंट में काम करना सख्त मना है, और एम्प्लॉयर उसे काम पर बुला भी नहीं सकता। ये तो बहुत जरूरी है रिकवरी के लिए। अच्छा, लीव ड्यूरेशन का क्या ब्रेकडाउन है? तो देखिए, बायोलॉजिकल मदर के लिए ये मैक्सिमम 26 हफ्ते हैं। 26 हफ्ते। और डिलीवरी से पहले कितना ले सकते हैं? डिलीवरी की एक्सपेक्टेड डेट से पहले अधिकतम 8 हफ्ते की छुट्टी ली जा सकती है। ओके। लेकिन अगर उस महिला के पहले से 2 या ज्यादा जिंदा बच्चे हैं, तो ये छुट्टी 26 हफ्ते से घटकर सीधे 12 हफ्ते हो जाती है। अच्छा, मतलब पॉपुलेशन कंट्रोल के एंगल से। हाँ, आप ऐसा कह सकते हैं। और जो अडॉप्टिंग या कमिश्निंग मदर्स हैं, उन्हें भी 12 हफ्ते की छुट्टी मिलती है। और ये 12 हफ्ते कब से गिने जाएंगे? जिस दिन बच्चा उन्हें हैंड ओवर किया जाता है, उस दिन से। क्लियर है। अब आते हैं स्लाइड 5 पर, सेक्शंस 5A और 5B। मुझे वापस उसी ईएसआई वाले टॉपिक पर जाना है। हाँ, कंटिन्यूटी। फ्लो चार्ट वाला हिस्सा। एग्जैक्टली। तो ईएसआई और मैटरनिटी एक्ट के बीच का जो ये सेफ्टी नेट है, ये कैसे काम करता है? तो सोर्स डेक में इसके 2 सिनेरियो दिए हैं। सिनेरियो ए, मान लीजिए औरत ईएसआई एस्टैब्लिशमेंट में तो है, लेकिन ईएसआई क्लेम करने के लिए अभी क्वालिफाइड नहीं है। मतलब अभी उसका कवरेज शुरू नहीं हुआ है। राइट। तो ऐसे में क्या होगा, मैटरनिटी एक्ट उसे कवर कर लेगा, वो बिना फायदे के नहीं रहेगी। बहुत बढ़िया।
और सिनेरियो बी क्या है? सिनेरियो बी है कि अगर उसकी वेज लिमिट ईएसआई की लिमिट को क्रॉस कर लेती है, मतलब सैलरी बढ़ गई, तो वो ईएसआई से बाहर हो गई। हाँ, तब भी मैटरनिटी एक्ट वापस आकर उसे कवर कर लेगा, बशर्ते उसने वो 80 दिन वाला रूल पूरा किया हो। मतलब ये एक्ट इंश्योर करता है कि कोई भी औरत बिना कवरेज के ना रह जाए, फुल प्रूफ सेफ्टी नेट। बिल्कुल। तो अब अधिकारों की बात हो गए, अब इन्हें क्लेम कैसे करना है, ये है स्लाइड 6 में, सेक्शंस 6 और 7। हाँ, क्लेम प्रोसीजर। इसके 4 स्टेप्स हैं। पहला तो नोटिस देना है ना, हाँ, लिखित में, और वो भी एक्सपेक्टेड डिलीवरी से 6 हफ्ते पहले। और दूसरा स्टेप, एडवांस पेमेंट मिलना। तीसरा है डिलीवरी का प्रूफ जमा करना। और लास्ट स्टेप, प्रूफ आने के 48 घंटे के अंदर बैलेंस पेमेंट का क्लियर होना। 48 घंटे बहुत फास्ट है। लेकिन मेरा एक प्रैक्टिकल सवाल है, पूछिए। क्या होगा अगर कोई प्रेग्नेंट औरत नोटिस देना भूल जाए? मेडिकल इमरजेंसी में तो दिमाग से निकल सकता है ना, क्या उसका सारा बेनिफिट चला जाएगा? यही तो इस कानून की खूबसूरती है। अच्छा, नोटिस ना देना औरत को डिसेंटाइटल्ड नहीं करता। अगर ऐसा होता है तो एक इंस्पेक्टर ऑर्डर देकर पेमेंट करवा सकता है। वाओ। और अगर दुर्भाग्य से डेथ हो जाए तो? डेथ के केस में बेनिफिट उसके नॉमिनी या लीगल रिप्रेजेंटेटिव को मिल जाता है। ये सच में एक वेल थॉट आउट कानून है। अब स्लाइड 7 पर चलते हैं। सेक्शंस 8, 9, 9A और 10, इसमें स्पेशल लीव्स की बात है। हाँ, और स्टूडेंट्स ध्यान दें, ये सेक्शन एग्जाम के मैच द फॉलोइंग क्वेश्चंस के लिए एकदम हिट है। तो चलिए लिस्ट बनाते हैं। मिसकैरेज या मेडिकल टर्मिनेशन हो तो, 6 हफ्ते की छुट्टी, ट्यूबेक्टोमी यानी नसबंदी का ऑपरेशन हो तो, 2 हफ्ते की छुट्टी, और प्रेगनेंसी से जुड़ी कोई इलनेस या बीमारी हो जाए तो मैक्सिमम 1 महीने की एक्स्ट्रा छुट्टी मिलती है। परफेक्ट। और सेक्शन 8 में जो मेडिकल बोनस है वो कितना है? वो है 1000 रुपए, जिसे सरकार 20,000 तक बढ़ा सकते हैं। लेकिन ये मिलता कब है? ये तब मिलता है जब एम्प्लॉयर फ्री प्रीनेटल या पोस्टनेटल केयर प्रोवाइड नहीं करता। अच्छा, मतलब एम्प्लॉयर पर जिम्मेदारी डालने का तरीका है। एग्जैक्टली। अब मूव करते हैं स्लाइड 8 पर, सेक्शंस 11 और 11A। ये उस फेज की बात है जब औरत वापस ड्यूटी पर आती है। मैंडेटरी वर्कप्लेस फैसिलिटीज। हाँ, वापस आने पर नर्सिंग ब्रेक्स मिलते हैं। कितने? दिन में 2 एक्स्ट्रा ब्रेक्स, और ये तब तक मिलते हैं जब तक बच्चा 15 महीने का ना हो जाए। 15 महीने, याद रखने वाला पॉइंट है। और सेक्शन 11A में क्रेच फैसिलिटी का भी जिक्र है। ये क्रेच कब मैंडेटरी होता है? जहां भी 50 या उससे ज्यादा एम्प्लॉइज काम कर रहे हैं, वहां क्रैश होना कानूनी रूप से जरूरी है। और माँ दिन में कितनी बार जा सकती है क्रेच में? दिन में 4 विजिट्स अलाउड हैं, लेकिन ध्यान रहे इन 4 विजिट्स में उसका रेगुलर रेस्ट इंटरवल भी शामिल है। अच्छा, मतलब लंच ब्रेक उसी 4 विजिट्स का हिस्सा है। बिल्कुल। अब आते हैं सबसे सीरियस टॉपिक पर। स्लाइड 9, सेक्शंस 12, 13 और 18, जॉब सिक्योरिटी। जो आपने इंट्रो में डरावना सिनेरियो बताया था, उसका जवाब यही है। हाँ, तो क्या छुट्टी के दौरान कंपनी उसे निकाल सकती है? नहीं, एब्सेंस के दौरान एम्प्लॉयर ना तो डिसमिस कर सकता है और ना ही सर्विस कंडीशंस को नुकसानदेह तरीके से सेट कर सकता है। इसका कोई एक्सेप्शन नहीं है? बस एक एक्सेप्शन है, एक्सप्लिसिट ग्रॉस मिसकंडक्ट। मतलब कोई बहुत ही बड़ा कदाचार? हाँ, सिर्फ उसी केस में निकाला जा सकता है। लेकिन सेक्शन 18 में एक फोरफीचर कंडीशन भी है। मतलब बेनिफिट कब छिन जाता है? वो तब होता है जब हम ऑथराइज्ड लीव के दौरान औरत किसी और एस्टेब्लिशमेंट में काम करती पकड़ी जाए। मतलब एक जगह से मैटरनिटी लीव ली और दूसरी जगह जाके काम करने लगी? जी हाँ, अगर ऐसा होता है तो पूरा बेनिफिट फोरफीट हो जाएगा। ये तो फेयर है। अब स्लाइड 10 और 11 पर चलते हैं। सेक्शंस 14 से 23, ये थोड़ा स्ट्रिक्ट टॉपिक है। एनफोर्समेंट और पेनाल्टीज। हाँ, मतलब कानून तो बन गया, पर इसकी चौकीदारी कौन करेगा? चौकीदारी के लिए यहाँ इंस्पेक्टर की एंट्री होती है, और ये कोई आम इंस्पेक्टर नहीं है, ये आईपीसी के अंडर पब्लिक सर्वेंट माना जाता है। और इसकी पावर्स क्या हैं? 4 मेन पावर्स हैं: एंटर करना, एग्जामिन करना, डिमांड करना और डायरेक्ट करना। इनमें से जो डायरेक्ट करने वाली पावर है, उसके बारे में सोर्स मटेरियल में कुछ बहुत इंटरेस्टिंग लिखा था। हाँ, सबसे इंटरेस्टिंग बात जो स्टूडेंट्स को याद रखनी चाहिए वो ये है कि इंस्पेक्टर जो अनपेड अमाउंट डायरेक्ट करता है, हाँ। उसे कलेक्टर एरियर्स ऑफ लैंड रेवेन्यू की तरह वसूल करता है। मतलब लगान के बकाया की तरह? बिल्कुल, ये रिकवरी का सबसे कठोर तरीका है। एम्प्लॉयर बच नहीं सकता। वाओ। और अगर हम ऑफेंस वर्सेस पेनल्टी मैट्रिक्स की बात करें, अगर एम्प्लॉयर बेनिफिट नहीं देता या अनलॉफुल तरीके से डिसमिस करता है तो उसे 3 महीने से 1 साल तक की जेल हो सकती है। और कोई फाइन? हाँ, जेल के साथ साथ 2000 से 5000 रुपए तक का फाइन भी है। और अगर कोई इंस्पेक्टर को उसका काम करने से रोके या कोई जनरल रूल तोड़े? तो 1 साल तक जेल या 5000 तक फाइन या दोनों। एक बात और थी इसमें है कि कोर्ट चाहे तो चुकाए ना गए बेनिफिट्स को फाइन की तरह रिकवर करके सीधा औरत को दे सकती है। हाँ बिल्कुल, लेकिन कंप्लेन करने की एक टाइम लिमिट है। कॉग्निजेंस का टाइम लिमिट है ना? हाँ, वो 1 साल है। अपराध होने के 1 साल के अंदर कंप्लेंट होनी चाहिए। परफेक्ट। अब हम आ गए हैं स्लाइड 12 पर। सेक्शंस 24 से 27, लीगल सुप्रीमेसी, यानी कानूनी सर्वोच्चता। इसे मैं एक ताश के खेल के एग्जाम्पल से समझाता हूँ। मैटरनिटी बेनिफिट एक्ट एक अल्टीमेट ट्रम्प कार्ड है। ट्रम्प कार्ड? हाँ, ये किसी भी इनकंसिस्टेंट कानून या पुराने कॉन्ट्रैक्ट को काट देता है। लेकिन इसमें एक फेवरेबल एक्सेप्शन भी तो है। वो क्या है? अगर मान लीजिए पुराने कॉन्ट्रैक्ट में
औरत को इससे ज्यादा बेहतर बेनिफिट्स मिल रहे हैं तो वो उन्हें रख सकती है। एक्ट उसे रोकता नहीं है। मतलब ये कम से कम इतना तो देगा, ज्यादा मिल रहा है तो अच्छी बात है। एग्जैक्टली। अब स्लाइड 13 और 14 को समराइज करते हैं। होलिस्टिक आर्किटेक्चर, ये पूरा कानून एक क्लोज्ड लूप सिस्टम की तरह काम करता है। मतलब एम्प्लॉय एंटाइटलमेंट से शुरू होकर हाँ, एम्प्लॉय एंटाइटलमेंट से शुरू होता है, एम्प्लॉयर ऑब्लिगेशंस तक जाता है और आखिर में स्टेट इन्फोर्समेंट पर आकर लूप क्लोज हो जाता है। और ये आर्किटेक्चर इंश्योर करता है कि बायोलॉजिकल, एडॉप्टिव और कमिश्निंग मदर्स वर्कफोर्स में बिना किसी पेनल्टी के बनी रहें। बिल्कुल। और स्टूडेंट्स के लिए एक टिप है, स्लाइड 15 में जो क्विक रिवीजन चीट शीट है, पार्ट 1 और पार्ट 2 का मैप। हाँ, उसे एग्जाम से ठीक पहले जरूर रिवाइज करें। वो पूरा चैप्टर दिमाग में सेट कर देगा। ऑल द बेस्ट। और हाँ, सबसे जरूरी बात, अगर आप अपने एग्जाम्स में टॉप करना चाहते हैं और ऐसे ही लीगल कॉन्सेप्ट्स को एकदम क्लियर करना चाहते हैं तो लॉजिकल चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना। सही कहा। तो मिलते हैं अगले डीप डाइव में। तब तक के लिए हैप्पी स्टडिंग।